Hello children, welcome to science lecture. In this video, we are going to study chapter number 13, the solar system explanation part from the textbook. So let us start from page number 151. First topic is the solar system. The sun, the 8 planets, their moons and dwarf planets form the solar system. The 8 planets that revolve around the sun in the order of increasing distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. तो जो सोलर सिस्टम है वो 8 प्लैनेट से उसके साथ साथ सन एक होता है बड़ा सा बीच में, ठीक है, और फिर उसके साथ 8 प्लैनेट्स होते हैं जो उसके आजू बाजू घूमते रहते हैं. उन सब प्लैनेट्स के मून्स होते हैं अपने अपने, और कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं जो प्लैनेट तो है बट उनकी ऑर्बिट चेंज हो गई है, सो दे हैव बिकम द ड्वार्फ प्लैनेट एंड स्मॉल इन साइज, सो दे ऑल फॉर्म द सोलर सिस्टम. 8 प्लैनेट्स के नाम है सन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में. सन के अगर हम देखेंगे तो सन से जो 8 प्लैनेट्स है लाइन में वो है, फर्स्ट इज मर्क्यूरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. तो ये 8 प्लैनेट्स है. अभी वन बाय वन हम इसके बारे में पढ़ेंगे अबाउट द प्लैनेट्स, दैट व्हाट इट इज़, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड. सन इज a huge ball of fire that gives us heat and light and is at the center of our solar system. तो सन के बारे में तो हम सब जानते हैं दैट सन whenever sun rises the whole world पूरे में लाइट आ जाती है, नेचुरल लाइट देते हैं हमें अर्थ, हीट और लाइट अर्थ पे नेचुरल सोर्स है, मेन सोर्स है हीट और लाइट का, वो है सन. वैसे ही दूसरा प्लैनेट्स को भी सन दे सकता है बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर. वो एक बहुत बड़ा फायर के आग के गोले की तरह है, इसीलिए उसमें से बहुत सारी हीट और लाइट निकलती है जो हमें सारे प्लैनेट्स पर को मिलती है. फर्स्ट प्लैनेट नाउ वी आर स्टडिंग इज मर्क्यूरी. इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. तो जो मर्क्यूरी है वो सबसे नज़दीक वाला है, सबसे छोटा भी है, यानी कि वो क्लोजेस्ट है सन से और वो सबसे छोटा है साइज़ में कंपेयर टू ऑल द अदर प्लैनेट्स. Venus, it is the second planet in the solar system and it is the hottest planet of all. जो Venus है वो सेकंड नंबर का planet है, सन से सेकंड नंबर पे आता है और वो सबसे गर्म है 8 प्लैनेट्स में. इसका रीज़न है कि उसका जो सरफेस है उसमें से लावा और वॉल्केनोज निकलता रहता है, इसीलिए वो गर्म उसका सरफेस रहता है. नेक्स्ट इज अर्थ. इट इज़ द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑलमोस्ट 70% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. इट अपीयर्स ब्लू व्हेन सीन from the space. It is the only planet where life is known to exist. तो अर्थ के बारे में ये बताया है कि वो थर्ड नंबर का प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, सन से अगर हम बात करें तो. देन उसका दूसरा नाम है ब्लू प्लैनेट. अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है क्योंकि जब हम उसको स्पेस से देखेंगे तो हमें वो ब्लू कलर का दिखेगा, इसीलिए. वो रीज़न क्या है, बिकॉज अर्थ का जो सरफेस है वो 70% पानी से कवर है. 70% हमारे अर्थ पे वाटर है और बाकी 30% लैंड एरिया है. और अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है, या अर्थ ही अभी तक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है, जिंदा लोग या जिंदा लिविंग थिंग्स वहाँ पे रह रहे हैं. फोर्थ इज मार्स. It is the fourth planet. It is also called the red planet because the soil and rocks on this planet are red. It is the only planet that is similar to Earth and scientists believe that it is the only planet besides Earth where life may exist. तो मार्स है वो सोलर सिस्टम में अर्थ के बाद है फोर्थ नंबर पे. उसका नाम है रेड प्लैनेट. मार्स को रेड प्लैनेट भी बोला जाता है बिकॉज उसके जो सरफेस है मार्स का, उस पर जितने भी पत्थर है, रॉक्स है, मिट्टी है, सॉइल है, सब कुछ रेड कलर का है, इसीलिए उसको रेड प्लैनेट बोला जाता है. और साइंटिस्ट ये भी मान रहे हैं, या रिसर्चेस चल रही है, यू हैव सीन इन मूवीज़ ऑल्सो, इन मैनी डिस्कवरी चैनल्स ऑल्सो, दैट मार्स पे बार बार वो लोग जैसे मंगलयान बोल रहे, तो मतलब मार्स पे ही जो वो लोग अलग अलग सैटेलाइट्स और सारे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके भेज रहे हैं ताकि दे कैन
अंडरस्टैंड द एटमॉस्फेयर, वहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा थोड़ा हमारे अर्थ के जैसा है, तो शायद फ्यूचर में लिविंग थिंग्स वहाँ पे भी ज़िंदा रह सकते हैं। अभी रिसर्चेस चल रही है, सो शायद मे बी मीन्स शायद पॉसिबल है, शायद। सो नेक्स्ट जुपिटर, it is the fifth and the largest planet in the solar system. Jupiter spins very fast, pulling the clouds surrounding it to form strip pattern. It is why we see a strip pattern on Jupiter when we look carefully. इसमें बताया गया है कि जो जुपिटर है वो सोलर सिस्टम में 5th नंबर पे आता है, वो मार्स के बाद है, और वो सारे प्लैनेट्स में 8 प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, और बड़ा भी है, और साथ में उसका जो स्पिनिंग मूवमेंट है यानी कि खुद के ही ऑर्बिट पे घूमने का जो मूवमेंट है वो इतना फास्ट है कि वो उसके आजू बाजू जो भी क्लाउड्स होते हैं उसको वो सराउंड कर लेता है, और उसके साथ साथ क्लाउड्स भी थोड़ा थोड़ा पैटर्न फॉर्म करके घूमने लगते हैं। सो व्हेन वी सी, हम जब दूर से देखते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि जुपिटर पे कुछ स्ट्रिप वाली पैटर्न है, बट एक्चुअली दे आर दी क्लाउड्स, जो ऐसे स्ट्रिप जैसा या पट्टी जैसा लगता है वाइट कलर का। नेक्स्ट सैटर्न, इट इज़ नोन एज द प्लैनेट विथ रिंग्स बिकॉज इट अपीयर्स टू हैव सेवरल रिंग्स अराउंड इट्स मिडल। तो जो सैटर्न है ये प्लैनेट जब हम दूर से देखेंगे या कैसे भी देखेंगे, हमें हमेशा उसके आजू बाजू बीच के पोर्शन से एक रिंग दिखेगी कि एक रिंग उसके आजू बाजू है। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट इज़ कॉल्ड प्लैनेट विथ रिंग। इसी रीज़न की वजह से उसको प्लैनेट विथ रिंग्स बोला जाता है, क्योंकि एक ही प्लैनेट जिसमें रिंग्स होती है बीच में। नेक्स्ट इज़ यूरेनस एंड नेपट्यून। दे आर द फारदेस्ट फ्रॉम द सन टुगेदर विद द जुपिटर एंड सैटर्न। दे आर ऑल्सो कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स। तो यूरेनस और नेपट्यून है वो सबसे आखिरी में आते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं, सन से सबसे दूर है। यूरेनस 7 नंबर का प्लैनेट है, नेपट्यून 8 नंबर का प्लैनेट है, और वो लोग सारे आउटर प्लैनेट्स में आते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, दीज आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स, क्योंकि ये अर्थ सन से थोड़े दूर है बाहर की तरफ, और मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर इनर प्लैनेट, क्योंकि वो सन से नज़दीक है। Till July 2006, it was accepted that the Sun has a family of 9 planets. However, on August 24, 2006, the International Astronomical Union defined a planet. Our solar system now has only 8 planets. Pluto, which was earlier a planet, is now called a dwarf planet, along with Ceres and Eris. These 8 planets and dwarf planets move around the sun in their fixed path called orbits. तो ये जो पूरा पैराग्राफ दिया है यहाँ पे ये बोला गया है कि जुलाई 2006 तक सन सोलर सिस्टम के फैमिली सन के पास टोटल 9 प्लैनेट्स थे जो उसके आजू बाजू एक ऑर्बिट में घूमते रहते थे। बट अगस्त 24, 2006 के दिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो एक सेक्टर है, जो एक पूरा एरिया है, लाइक इसरो एंड नासा, वैसे ये लोग पूरी स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें, यानी कि जो स्काई में ब्रह्मांड में जो चीज़ें होती रहती है। उन्होंने ये बताया कि प्लूटो नाउ इज़ अ पार्ट ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट। तो प्लूटो जो पहले प्लैनेट में था, सिर्फ सिंपल प्लैनेट में था, नेपट्यून के बाद प्लूटो आता था, लास्ट प्लैनेट था वो, अभी उसकी ऑर्बिट चेंज हो गई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट हैज़ बीन नाउ कंसिडर्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। सेरिस और इरिस पहले से ही उसमें थे, उसके साथ साथ प्लूटो भी ड्वार्फ प्लैनेट फैमिली में आ गया है। सो प्लूटो इज स्टिल अ प्लैनेट तो है, बट वो सिंपल प्लैनेट नहीं रहा है अभी। नाउ इट इज़ बीन रीडिफाइंड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट, वापस से उसको डिफाइन करके ड्वार्फ प्लैनेट नाम दे दिया है। ये 8 प्लैनेट्स ड्वार्फ प्लैनेट सारे के सारे एक फिक्स पाथ में घूमते हैं। वो फिक्स पाथ का नाम है ऑर्बिट, उनका जो रास्ता है घूमने का वो फिक्स रहता है, दैट इज़ नोन एज द ऑर्बिट। Now next topic we are going to study here is moon and satellites. यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मून और सैटेलाइट्स के बारे में। An object that revolves around a planet in an orbit is called satellite.
सबसे पहले सैटेलाइट का डेफिनेशन पता होना चाहिए. व्हाट इज सैटेलाइट? एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट. एक ऑर्बिट में जो प्लैनेट में घूमता है उससे हम सैटेलाइट बोलते हैं. प्लैनेट के आजू बाजू जो घूमता रहता है एक फिक्स रास्ते पे. ओके. द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. तो सारे प्लैनेट के आजू बाजू में कोई ना कोई सैटेलाइट घूमती रहती है. हमारे अर्थ की अगर हम बात करें तो जो मून है वो हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है. यानी कि अर्थ है वो सन के आजू बाजू घूमता है और मून है वो हमारे प्लैनेट अर्थ के आजू बाजू गोल गोल घूमता है. सो दैट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट. Moon does not have an atmosphere to protect it from extreme heat or cold. So, the temperature on the moon can be as high as 100 degrees Celsius at noon and as low as minus 173 degrees Celsius at night. The moon does not produce its own light. It shines because it reflects sunlight that falls on its surface. तो यहाँ पे पूरा जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें ये बोला है कि मून पे के पास खुद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता. मून का खुद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है. सो मून और कभी भी दोपहर को उसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा ठंडी भी हो सकती है. गर्मी यानी कि 100 डिग्री तक टेम्परेचर दोपहर को जा सकता है, इतना गर्म हो सकता है उसका सरफेस. और रात को -173 तक भी उसका टेम्परेचर जा सकता है जो फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो रहता है. यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री पे और उसके फिर नीचे नीचे जाएंगे तो माइनस में आएगा. सो दैट इज़ वेरी वेरी कोल्ड. ओके. और दूसरी बात ये बताई गई है कि मून जो है उसके पास खुद की अपनी कोई लाइट नहीं होती. मून अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है. तो मून कैसे शाइन करता है? जब हम मून को देखते तो वो वाइट कलर का दिखता है शाइनिंग. इट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट. वो सन से जो उसको लाइट मिलती है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है. और फिर वो हमारे सरफेस पे देता है, इसीलिए हमें वो वाइट कलर का दिखता है दूर से. रिफ्लेक्ट का मतलब वर्ड हेल्प में बताया है टू थ्रो बैक लाइट, हीट एक्सेट्रा फ्रॉम द सरफेस. तो उसको जो भी लाइट मिल रही है, हीट मिल रही है, वो उसको थ्रो करता है हमारी तरफ ताकि हम उसको फिर देख सकते उस कलर का. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ स्टार्स. इफ़ वी लुक एट द नाइट स्काई वी सी lots of shining twinkling objects called stars. What are these stars made up of? तो स्टार्स किससे बने हुए होते हैं? स्टार्स आर द ग्लोइंग बॉल्स ऑफ गैसेस दैट स्प्रेड आउट हीट एंड लाइट इन स्पेस. जो स्टार्स होते हैं वो ग्लोइंग बॉल्स ऑफ गैसेस होता है, यानी कि वो बॉल्स होते हैं गोल गोल और वो ट्विंकल करते रहते हैं, शाइन करते रहते हैं. ठीक है. एंड दे आर मेड अप फ्रॉम गैसेस. ग्लोइंग यानी कि जो चमकते रहते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट और हीट देते हैं स्पेस में. सो दे आर वो बने हुए होते हैं गैसेस से, हीट और लाइट वो देते हैं. नाउ दे आर एक्चुअली ह्यूज बट बिकॉज दे आर सो फार अवे दे लुक लाइक अ टाइनी पिन पॉइंट ऑफ लाइट टू अस. अभी हम अगर देखें तो बहुत छोटे छोटे हमें दिखते हैं स्टार्स, लाइक अ पिन पॉइंट. छोटा सा पॉइंट होता है, उतने छोटे छोटे दिखते हैं. तो वो एक्चुअली में तो बहुत बड़े होते हैं बट वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है. दे आर वेरी मच फार अवे फ्रॉम अस. दैट्स वाई वो हमें पिन पॉइंट्स की तरह, छोटे छोटे पिन पॉइंट्स की तरह लगते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज कॉन्स्टेलेशंस. You have already read that groups of stars that seems to form specific pattern are called constellations. आपने थर्ड स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं. तो जो स्टार्स के ग्रुप होते हैं वो एक पैटर्न बनाते हैं, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न, कुछ स्पेसिफिक शेप बनाते हैं या पैटर्न बनाते हैं, उससे हम कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं. एंड देयर आर सम कॉन्स्टेलेशंस विच आर विजिबल. कुछ कॉन्स्टेलेशंस हमें बहुत क्लियरली शेप हमें स्काई में दिखते हैं. सो द एग्जाम्पल्स आर उर्सा मेजर. उर्सा मेजर का दूसरा नाम है द ग्रेट बियर बिकॉज वो थोड़ा थोड़ा बियर जैसा उसका शेप लगता है. नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियन. दैट फोटो आई हैव ऑलरेडी शोन इन पार्ट 1 वीडियो. एंड ओरियन द हंटर. इट इज़ हियर. दिस इज़ ओरियन पिक्चर लाइक अ हंटर. कोई हंटर है, कोई मैन है जो हंट कर रहा है, उसके जैसा लगता है. सो अदर नेम इज़ द हंटर. नेक्स्ट पैराग्राफ.
Constellations collectively form galaxies, while a million galaxies together make up the universe. The Milky Way is one such galaxy of which our solar system is a part. इसमें ये बोला है कि कॉन्स्टेलेशंस जो होते हैं इतने सारे, देर आर मैनी कॉन्स्टेलेशंस इन द स्काई वी कैन सी विच फॉर्म्स अ गैलेक्सी, वो गैलेक्सीज फॉर्म करते हैं. ऐसे हमारे ब्रह्मांड में पूरे यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, बट जो हमारी गैलेक्सी है या हमारी सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी का पार्ट है उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे. मिल्की वे का भी पिक्चर मैंने आपको पार्ट 1 इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो में बता दिया है, उसमें डाला हुआ है मिल्की वे कैसी लगती है. वो पूरी वाइट कलर की गोल गोल है, इसीलिए उसको मिल्की वे बोला गया है. और हमारा पूरा सोलर सिस्टम, सन, प्लैनेट्स, सब कुछ मिल्की वे का गैलेक्सी का पार्ट है. नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम पेज 150 वी आर गोइंग टू स्टडी रोटेशन and revolution. We already know that the earth rotates on its own axis. The earth's axis is an imaginary line running through the center of the earth from the north pole to the south pole. This axis is tilted at an angle of 23.5 degree. तो जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया है यहाँ पे ये बोला है कि हमने चैप्टर नंबर 12 में ऑलरेडी पढ़ा है कि अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूमता है, ठीक है. और अर्थ के दो मूवमेंट है अर्थ के, हमारे अर्थ के, एक तो रोटेशन अपनी जगह पे जो घूमता रहता है दैट इज़ नोन एज रोटेशन, एंड एक तो सन के आजू बाजू घूमता है दैट इज़ नोन एज रिवॉल्यूशन. तो वो घूमता कैसे है, बिकॉज अर्थ में एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे एक्सिस बोला जाता है, अर्थ एक्सिस. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वो डॉट 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 वाली जो लाइन है, इट इज़ एन इमेजिनरी का मतलब होता है कि जो दिखती नहीं है बट वो होती है, एंड वो एकदम बीच में से निकलती है अर्थ के. अब यहाँ पे तो साइड में दिख रही है बिकॉज अर्थ जो है वो टिल्ट हो चुका है, अर्थ की एक्सिस है वो टिल्ट यानी कि टेढ़ी हो चुकी है बाय द एंगल ऑफ 23.5 डिग्री. तो जो एंगल 23.5 डिग्री एंगल है उतने से एक्सिस टेढ़ी हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पे हमें ऐसा दिख रहा है. और वही एक्सिस फिर अर्थ को डिवाइड करती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल तक जाती है वो. The rotation of the earth on its axis causes day and night, whereas revolution and the tilted axis of the earth causes the season. तो रोटेशन यानी कि अपनी जगह पे अर्थ घूमता है, उससे क्या चेंजेस होगा, तो उससे दिन और रात होते हैं, डे और नाइट होता है. एंड अगर सन के आजू बाजू अर्थ घूमेगा उसकी एक्सिस की टिल्ट की वजह से, तो दैट कॉजेज सीजन्स, उसकी वजह से अलग अलग सीजन्स आती है, समर, विंटर, मॉनसून, ऑटम, स्प्रिंग. The earth takes about 24 hours to complete one rotation on its axis, thus one day is 24 hours long. तो इसमें ये बताया कि जो अर्थ है वो 24 आवर्स लेता है, यानी कि 24 घंटे लेता है अपनी खुद की ही एक्सिस पे घूमने के लिए. इसीलिए हमारे एक दिन में 24 आवर्स होते हैं. 12 आवर्स 12 घंटे दिन का ड्यूरेशन होता है, ज़्यादातर टाइम ऐसा बोल सकते हैं, एंड बाकी का नाइट के टाइम. ओके, सो इसीलिए 24 आवर्स लगते हैं क्योंकि उसको 24 आवर्स घूमने में लगता है, इसीलिए डे और नाइट होने में 24 घंटे लगते हैं, दूसरा दिन होने में. टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन अर्थ टेक्स अबाउट 365.25 डेज और अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर. और वन रेवोल्यूशन यानी कि सन के आजू बाजू पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में अर्थ को लगते हैं 365 डेज यानी कि पूरा एक साल, 1 ईयर. तब जाके उसका एक सर्कल कंप्लीट होगा सन के आजू बाजू घूमने का, उसी की वजह से होती है सीजन्स. नाउ नेक्स्ट इज गिवन देयर इज अनदर इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ कॉल्ड द इक्वेटर. इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर्स. तो यहाँ पे आपको फोटो में ऑलरेडी पिक्चर में दिखाया है, ऊपर मिडल में एकदम से दूसरी इमेजिनरी लाइन होती है, वो होती है इक्वेटर की, जो अर्थ में दूर से देखने में नहीं दिखेगी बट इट इज़ देयर. वो इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को हॉरिजेंटली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. ओके, अपर पार्ट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्थ पोल के साइड है वो सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और जो नीचे का साउथ पोल साइड का है दैट इज़ नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर. सो दिस आर the 2 topics, rotation, revolution concept.
Now we will study just a rotation. We told that rotation causes day and night. So how it is been processed, how it is done, कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे day and night का concept. When the earth rotates on its tilted axis, one half of the earth faces the sun, and so it is daytime in all the countries on this half. At the same time, the countries on the other half of the earth which are away from the sun are in darkness and so have night time. This is the reason why it is night time in America when it is daytime in here in India. वेरी सिंपल एंड वेरी इजी कॉन्सेप्ट बताया है कि जब अर्थ अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूमता है, अपनी टिल्टेड एक्सिस पे गोल गोल घूमता है, तो वो जब जो कंट्रीज़ जो अर्थ का पोर्शन या जो अर्थ की कंट्रीज सन के सामने आएगी उतने में लाइट गिरेगी, उतना ड्यूरेशन डे टाइम होगा, और बाकी का जो भी होगा पीछे का पोर्शन जहाँ तक सन की लाइट नहीं जा सकती उन सब में रात होगी, नाइट टाइम. तो व्हेन वी सी ऑन द अर्थ ग्लोब, हम जब अर्थ पे देखते हैं तो हमारी कंट्री के ऑपोजिट में ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कंट्री पड़ती है, इसीलिए जब हमारे यहाँ पे दिन होता है तो वहाँ पे रात होती है, इसी रीज़न की वजह से, बिकॉज अर्थ अपनी जगह पे घूमता रह रहा है. सो वो अमेरिका हमारे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है अर्थ पे, इसीलिए अमेरिका हैव्स अ नाइट टाइम. जब हमारे यहाँ पे दिन होता है तो अमेरिका में नाइट होती है. नेक्स्ट is given here, next concept is of seasons. As we have studied the revolution around the sun, अर्थ का जो revolution है सन के आजू बाजू, उसकी वजह से क्या होती है, सीजन्स होती है, अलग अलग सीजन्स होती है. Now how it is happening that we will study, कैसे होता है. The revolution of the earth around the sun causes season. However, there would be no season if the earth was not tilted on its axis. As the earth moves around the sun, the tilt causes the sun rays to fall more directly on either the northern hemisphere or the southern hemisphere, depending on the position of the earth. The half that receives more sunshine has summer, whereas the other half has winter. तो ये जो पूरा ऊपर का एक पैराग्राफ दिया है ये मैंने रीड किया है. इसमें क्या बताया गया है कि जो रेवोल्यूशन का, अर्थ का रेवोल्यूशन होता है सन के आजू बाजू, इसी रीज़न की वजह से डे एंड नाइट सीजन्स होता है. एंड फिर अगर बोल रही अगर टिल्ट नहीं होता, 23.5 डिग्री से अर्थ हमारा टिल्ट हो चुका है, टेढ़ा हो चुका है, अगर वो टिल्ट नहीं होता सो सीजन्स पॉसिबल नहीं होते. क्योंकि कैसे सीज़न पॉसिबल है, क्योंकि टिल्ट की वजह से क्या होता है कि अर्थ का जो टेढ़ा हो चुका है तो कुछ पोर्शन होते हैं उसमें डायरेक्टली सनलाइट गिरेगी, जो उसके नज़दीक होंगे तो उतने में उस हिसाब से रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या साउदर्न हेमिस्फीयर में, और दूसरे में बिल्कुल भी सनलाइट नहीं होगी. तो जिसमें सनलाइट ज़्यादा गिरेगी उस ड्यूरेशन में समर सीज़न होगी, और जिसमें कम सनलाइट गिरेगी या कम सन रेज गिरेगी उतने ड्यूरेशन में होगा विंटर सीजन. About 6 months later, the situation changes and the half that has summer now has winter and the half that had winter now has summer. फिर क्या होता है, वापस अर्थ घूमता रहता है सन के आजू बाजू. तो 6 मंथ्स के बाद जब वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा सब कुछ. जिस एरिया में विंटर सीज़न चल रहा था उस एरिया में समर सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, और जिस एरिया में समर सीज़न था वहाँ पे विंटर सीज़न आ जाएगा. सो दिस वे अर्थ मूव्स ऑन. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. अभी यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बीच में एग्जाम्पल लिया है क्योंकि वो इस तरीके से है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया है, इंडिया इज़ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, whereas Australia is in southern hemisphere. This is why when it is winter in India, Australia has a summer. तो अभी हमारे विंटर सीज़न चल रहा है. अगर सपोज हियर व्हेन वी आर हैविंग एन विंटर सीज़न इन इंडिया, देन ऑस्ट्रेलिया विल बी हैविंग अ समर सीज़न. ऑस्ट्रेलिया में समर सीज़न होगा. रीज़न ये है क्योंकि हमारा इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि ऊपर के पोर्शन में है,
तो वहाँ पे वो सन के रेस से दूर है, डिस्टेंस में है। जबकि ऑस्ट्रेलिया तो फिर वो साउदर्न हेमिस्फीयर में जहाँ पे सनलाइट एकदम डायरेक्टली उसके ऊपर फॉल होती है उस कंट्री पे, इसीलिए वहाँ पे समर सीज़न रहेगी। इन इंडिया वी हैव 5 सीजन्स, समर, मानसून, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। हमारे इंडिया में मेनली 5 सीजन्स होती है। हम ज़्यादातर 3 सीज़न के बारे में ही जानते हैं, समर, विंटर और मानसून के बारे में, बट ऑटम एंड स्प्रिंग आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर सीजन्स। विंटर इज़ द कोल्डेस्ट सीज़न, सबसे ठंडी वाली सीज़न होती है उसको विंटर सीज़न बोलते हैं। समर इज़ द हॉटेस्ट सीज़न, सबसे गर्म जहाँ पे जिस महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है वो मंथ्स होंगे, समर सीज़न होगी, उसको समर सीज़न बोलेंगे, गर्मी वाली सीज़न। ऑटम सीज़न इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। ऑटम सीज़न जो होता है उसमें ज़्यादातर प्लांट्स अपने लीव्स को शेड करते रहते, गिराते रहते, और ये तो ना तो ज़्यादा ठंडी होती है इस ड्यूरेशन में और ना तो उसमें ज़्यादा गर्मी होती है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। मॉनसून इज़ द सीज़न विथ हैवी रेनफॉल। मॉनसून यानी कि जब बहुत बारिश आती है और रेनी सीज़न होता है उसको हम मॉनसून भी बोलते हैं, रेनफॉल होता है तब। स्प्रिंग इज़ द मोस्ट कलरफुल टाइम ऑफ द ईयर। यहाँ पे ट्यून लिखा है बट दैट इज़ द प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइम आएगा कलरफुल टाइम, TIME, टाइम ऑफ द ईयर। तो स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है कि जितने भी लीव्स वगैरह निकल चुके हैं या जो भी है, सो मानसून सीज़न के बाद में स्प्रिंग सीज़न आता है। इसीलिए क्या होता है कि उसमें बारिश की वजह से पूरी जगह पे ग्रीनरी हो जाती है और न्यू फ्लावर्स, न्यू लीव्स एंड फ्रॉम द फ्लावर्स न्यू फ्रूट्स विल बी ग्रोन एंड एवरीथिंग विल बी कलरफुल, सब कुछ कलरफुल हो जाएगा उस ड्यूरेशन में। So I hope you have understood all the topics of this chapter number 13. This is all about chapter number 13, explanation of solar system. Thank you.